हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना सीपीसी का पार्ट 2 करेंगे स्टार्ट, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 मे बी परमिटेड बाय द कोर्ट व्हेन। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सूट है, देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे ढूंढेंगे। हम जाएंगे ऑर्डर 1 रूल 8 पे, जहाँ पे लिखा है ये वही सूट फाइल कर सकता है बंदा, कई सारे बंदे फाइल कर सकते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट में। क्या है? जिनका सेम इंटरेस्ट है। ध्यान रखना, यहाँ पे सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता, रेदर सेम इंटरेस्ट होता है एक ही सूट में। ओके, अगले पे आ जाओ। अननेसेसरी पार्टी इज वन। देखो दो तरह की पार्टी होती है, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी तो वो होती है जिसके ना होने पे हम कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकते इफेक्टिव तरीके से। इसका मतलब नेसेसरी जो बहुत ज़रूरी है उसको हमारे उसमें ऑर्डर के टाइम पे होना ही होना चाहिए, हम कोई भी ऑर्डर उसके बिना नहीं दे सकते। जबकि प्रॉपर पार्टी क्या होती है, एब्सेंस इन हिज एब्सेंस ऑर्डर हम दे तो सकते हैं, तो ये प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन में आ जाता है। हम ऑर्डर तो दे सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंस क्या होती है, ज़रूरी हो जाती है अगर कंप्लीट डिसीजन ऑफ द केस के ऊपर जाए तो। क्योंकि क्या होता है, कल को वरना प्रॉपर पार्टी नया केस फाइल कर देगी कि जी मुझे तो शामिल किया नहीं, मेरे को भी शामिल करो, इसलिए हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, नेसेसरी पार्टी के बारे में, और हम इसको डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कौन से हमारे ऑर्डर में है, बट हम इसको ऑर्डर 1 के साथ पढ़ते हैं, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के बारे में। और कहाँ पढ़ते हैं हम इसको? रूल 9 में। ओके, अगले पे आ जाओ। अगला बोल रहा है प्लेंटिफ जो है कैन नॉट यूनाइट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट, कैन यूनाइट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन। देखो ये चीज़ हमें पता है कि दो प्लेंटिफ आपस में मिलकर केस कर सकते हैं, एक डिफेंडेंट के खिलाफ, दो डिफेंडेंट्स के खिलाफ, या दो डिफेंडेंट हो सकते हैं और इस तरफ सिर्फ प्लेंटिफ हो सकता है, ये हमें पता है। सिमिलरली एक प्लेंटिफ जो है कॉज ऑफ एक्शन को भी यूनाइट करके कर सकता है, चल सकता है, अपना केस चला सकता है, पर सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। इसका मतलब अगर पी का क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कॉज ऑफ एक्शन नंबर 1 बी के अगेंस्ट में, ठीक है, और वही कॉज ऑफ एक्शन कोई और कॉज ऑफ एक्शन नंबर 2 बी के अगेंस्ट में अराइज हुआ, तो यहाँ पे डिफेंडेंट तो सेम है, तो मैं इन दोनों को यूनाइट करके चल सकती हूँ। ओके, आ जाओ अगले पे। और ये कहाँ दे रखा है हमें कॉज ऑफ एक्शन के बारे में? ऑर्डर नंबर 2 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। मल्टीफेरियसनेस मतलब क्या होता है? देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें डायरेक्ट बेस पे नहीं मिलेंगे बेयर एक्ट में, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करे हैं, क्योंकि बेयर एक्ट वाले हम लोग आसानी से ढूंढ लेते हैं, तो हमें कुछ हटके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी तो आंसर्स देखने हैं। तो मल्टीफेरियस क्या होता है? मल्टीफेरियस मतलब जब तुम मिस जॉइंडर कर देते हो कॉज ऑफ एक्शन का भी, पार्टीज का भी। इसका मतलब मिस जॉइंडर मतलब तुमने गलत ज्वाइन कर दिया है। अगर ए को बी और सी ज्वाइन करने थे, बट उसने गलती से यहाँ पे बी के साथ डी को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या होता है, तुमने पार्टीज को गलत ज्वाइन कर दिया। सी के अगेंस्ट में तो भाई तेरा कोई कॉज ऑफ एक्शन था ही नहीं, उसको क्यों ज्वाइन किया, और जबकि डी के अगेंस्ट में तेरा कॉज ऑफ एक्शन था तो उसको ज्वाइन करना था। तो मल्टीफेरियस में क्या जाता है, गलत कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर दिया और पार्टीज भी। ओके, अगले पे आ जाओ। सम्मन्स ऑफ अ सूट कैन नॉट बी सर्व्ड बाय। हम क्या करते हैं, प्लेंटिफ क्या करते हैं, जब सूट वगैरह इंस्टीट्यूट होता है तो सम्मन्स जाते हैं, किसके पास जाते हैं? सामने वाली पार्टी के पास, डिफेंडेंट के पास। तो ये बोल रहे हैं हम उसको सर्व नहीं कर सकते। ये ऑर्डर 5 बात करता है सम्मन्स के बारे में। हमने बोला हम सर्व नहीं कर सकते, क्या? सर्विस इन पर्सन ऑन द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को हम पर्सनली नहीं दे सकते? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, हम तो पर्सनली देते हैं, पहला हमारा यही मेथड होता है। सम्मन्स टू द रेजिडेंट ऑफ द डिफेंडेंट, अरे पर्सनली नहीं दे पा रहे तो हम तो उसके घर पर जाकर देते हैं। थ्रू पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, हमें किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा तो हम न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करके बुलाते हैं, भाई तेरे को आना पड़ेगा। इसका मतलब हम सर्व नहीं कर सकते टू अ फ्रेंड ऑफ द डिफेंडेंट। अरे डिफेंडेंट के फ्रेंड से क्या लेना देना है, तुम्हें देना तो या तो डिफेंडेंट को दो, या उसके रेजिडेंस पे दो, या न्यूज़पेपर में पब्लिश कराओ। उसके फ्रेंड को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो तुम लोग? ओके, अगले पे आ जाओ। ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 3 क्या बोल रहा है? द एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ समवन टू द डिफेंडेंट हैव टू बी बोर्न बाय। अगर प्लेंटिफ ने सूट डाला है,
सम्मन्स जाने हैं डिफेंडेंट के पास, कौन देगा खर्चा? अगर हमें आंसर नहीं भी मिल रहा तो थोड़ा इसको लॉजिकली सोचो, प्लेंटिफ ने सम्मन्स दिए डिफेंडेंट को तो खर्चा भी कौन देगा? प्लेंटिफ देगा। आंसर इज प्लेंटिफ। ओके, अगले पे आ जाओ। वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन प्रिजन। अब डिफेंडेंट कहाँ है? जेल में है। सम्मन्स, इसका मतलब हमें पता है ये क्वेश्चन हमारा किसके रिगार्डिंग है? ऑर्डर 5 के रिगार्डिंग। क्यों? हमने पढ़ लिया सम्मन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला अगर डिफेंडेंट प्रिजन में है तो सम्मन्स हम किसको देंगे वहाँ पे? अब ऐसे तो नहीं बोल सकते हम डिफेंडेंट को देंगे जाके, अरे वो जेल में बैठा है तो कोई बात नहीं, जो ऑफिसर इंचार्ज है उस प्रिजन का उसको दे दो, ताकि वो सम्मन्स किसको दे दे? डिफेंडेंट को। तो आंसर हो गया सी। अगले पे आ जाओ। प्लीडिंग मतलब क्या होता है? हम लोग क्या सोचते हैं प्लीडिंग होता है कि प्लेंटिफ ने जो प्लेंट लगानी थी। आंसर इज नो। हमें प्लीडिंग देखते पहले हमें कहाँ जाना है? ऑर्डर 6 पे। हमें सबसे पहली लाइन ही वहाँ ये दे रखी है, प्लीडिंग मतलब प्लेंट या WS, क्योंकि प्लेंट कौन लगाता है? प्लेंटिफ। कौन लगाता है? प्लेंटिफ। और हमारा WS कौन लगाता है? डिफेंडेंट, ठीक है। तो प्लीडिंग में दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। CPC डज नॉट इंक्लूड, CPC में जो प्लीडिंग है उसमें क्या नहीं आता? अभी हमने पढ़ा प्लेंट तो आएगा ही, रिटन स्टेटमेंट भी आएगा और उसमें फैक्ट्स आते हैं। एविडेंस तो बाद की स्टेज का काम है, पहले तो हम फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स के बेस पे हमें एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं ना। तो सिर्फ कौन कौन सा आएगा? ये आता है, ये आता है और मटेरियल फैक्ट्स। तो यहाँ बोले डज नॉट इंक्लूड, क्वेश्चन पढ़ो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता? एविडेंस। ओके, अगले पे आ जाओ। प्लीडिंग कैन बी ऑल्टर्ड और अमेंडेड, कहाँ हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं? ये तो हम डायरेक्ट में इजीली ढूंढ लेंगे। ऑर्डर 6 में जाएंगे, हम ये रूल्स देख लेंगे कौन कौन से हैं, तो हम प्लीडिंग को ऑल्टर कर सकते हैं रूल 17 में, ठीक है। रूल 17 में तो क्या होता है? पार्टीज वॉलंटरीली उस चीज़ को अमेंड करती है। रूल 16 में क्या होता है? ये एक तरह की कंपल्सरी अमेंडमेंट मानी जाती है, जो किसके द्वारा की जाती है? कोर्ट के द्वारा की जाती है। बट रूल 17 वाली पार्टीज अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं ना 6-17 की एप्लीकेशन लगानी है, तो वो यही 6-17 होता है जहाँ पे प्लीडिंग को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे लिखा है कोर्ट में, कहाँ? ऑर्डर 6 रूल 17 में लिखा है कि कोर्ट जो है अमेंडमेंट अलाउ कर सकती है प्लीडिंग की, किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पे अलाउ कर सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए, कि कोर्ट जो है अलाउ कर सकती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स को। अगले पे आ जाओ। अ प्लेंट इज लायबल टू बी रिटर्न। देखो इसमें क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो होती है प्लेंट को रिटर्न करना और एक होती है प्लेंट को रिजेक्ट करना, दैट इज द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। कई सारे ग्राउंड हमें जो रिजेक्शन के दे रखे हैं वो है ऑर्डर 7 रूल 11 में, बट जो रिटर्न का ग्राउंड है वो सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है जो रूल 10 में है ऑर्डर 7 के, जो कहता है कि प्लेंट अगर तुमने उस कोर्ट में फाइल करी जिसका कोई जुरिस्डिक्शन है ही नहीं तो तुम्हें प्लेंट रिटर्न करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बट रिजेक्शन वहां नहीं होती, क्यों? वहां पे प्लेंट रिटर्न होती है। ओके, अब हमने बोला किस ग्राउंड पे प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, हम प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, अरे जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बता रहा तो हम रिजेक्ट ही करेंगे। प्लेंट इज फाइल्ड इन सच अ कोर्ट विच डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, देखते हैं। वेयर सूट अपीयर्स टू बी बार्ड बाय लॉ, अगर वो लॉ के द्वारा बार्ड है तो भाई प्लेंट रिजेक्ट होएगी। कहाँ बोला है? रूल 11 में। कौन से ऑर्डर के? 7 में। वेयर प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, प्लेंट तुमने डुप्लीकेट में लगाई नहीं, अरे रिजेक्ट होएगी। कहाँ बोला है? रूल 11 में। कहाँ पे? ऑर्डर 7 के। जस्ट अभी मैंने बताया कि जुरिस्डिक्शन नहीं होता तो वहाँ रिजेक्ट नहीं होती, रेदर प्लेंट क्या होती है? रिटर्न, ठीक है। और कहाँ दे रखा है? रूल 10 में, ऑर्डर 7 के। ओके, आ जाओ अगले पे। वेयर अ प्लेंटिफ स्यू करता है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इन हिज पावर और पोजेशन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं देखने में और इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें स्मार्टली उनको समझना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब प्लेंटिफ ने स्यू किया किसी डॉक्यूमेंट में, जो कि डॉक्यूमेंट मेरे पावर में है और मैंने सू किया कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए या मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, मैंने इस डॉक्यूमेंट के बलबूते पे वो सूट डाला, तो वो मेरे को डॉक्यूमेंट या कॉपी लानी पड़ेगी। कब? अरे प्लेंट के साथ ही, जब मैं प्लेंट में अपना सब कॉज ऑफ एक्शन लिख रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। अरे तुम जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे बोल रहे हो तुम डॉक्यूमेंट भी तो लाओ प्लेंट के साथ में। ओके, ऑर्डर 7 रूल 11 कह रहा है प्लेंट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी। वेयर इट डिस्क्लोजेज कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड। अगर वो कॉज ऑफ एक्शन बता रहे हैं तो क्या प्लेंट
रिजेक्ट होएगी या नहीं होएगी? आंसर इज नो, रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन बता दिया उसने। वेयर द सूट अपीयर्स टू बी बार्ड, अरे बार्ड है लॉ के द्वारा, तुम्हारा जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो तुम्हारा एक्सपायर हो गया है, तो तुम्हारी प्लेंट भी रिजेक्ट हो जाएगी। वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई, अरे रूल 9 के प्रोविजंस नहीं फॉलो करे, तुम्हारी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अरे डुप्लीकेट में फाइल नहीं करी, अभी तो तुम्हें कहा था प्लेंट को डुप्लीकेट में लगाओ, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या है? यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगी जहाँ पे तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन बता रखा है। समझ गए? अगले पे आ जाओ। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने क्या लगाई यहाँ पे? प्लेंट लगाई। प्लेंट में अपना लिखा, कॉज ऑफ एक्शन लिखा कि मेरा ये लीगल राइट था। देखो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन होता है कि मेरा जी लीगल राइट था कुछ, जो सामने डिफेंडेंट ने, सामने अगेंस्ट जो अपोजिंग पार्टी होती है डिफेंडेंट, हम उसको सिविल में कहते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। और वहाँ पे हमारा अगर यही क्रिमिनल होता हमारा हो जाता है प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड, बट ये हमारा सिविल चल रहा है, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ कह रहा है मेरा एक लीगल राइट था जो कि सामने वाले बंदे ने वॉयलेट कर दिया, इसका मतलब मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। तो जब मैंने ये काम किया, जैसे मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, प्लेंटिफ ने क्या फाइल कर दिया? प्लेंट फाइल कर दिया। अब देखो प्लेंट फाइल कर दिया तो सामने वाला जो बंदा डिफेंडेंट है वो उसके राइट में, अपने राइट में कुछ तो आंसर देगा। अब वो क्या बोलेगा? नहीं जज साहब मैंने तो ऐसा नहीं किया। प्लेंट का आंसर देगा वो, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। अब जैसे प्लेंटिफ ने बोला कि इसने मेरे से 1,00,000 रुपए लिए थे, डिफेंडेंट क्या बोलता है? मैंने तो कोई ऐसी अमाउंट ली ही नहीं। तो ये जो डिफेंडेंट फाइल करता है वो होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक तरह की ये आंसर होता है डिफेंडेंट के द्वारा जो प्लेंटिफ ने सूट किया, प्लेंटिफ ने प्लेंट लगाई उसका। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो डिफेंडेंट है वो अपना WS जो है, जब प्लेंट उसने फाइल करी, ठीक है, उसके पास गए सम्मन्स गए किसके पास? डिफेंडेंट के पास। अब सम्मन्स क्या होता है? एक तरह का नोटिस होता है जिसमें हम डिफेंडेंट को बोलते हैं भाई आ जा कोर्ट में एक बार, ठीक है। तो क्या होता है, जब उसके पास सम्मन्स गए कि भाई आ जा, और तेरे को क्या है? WS मतलब अपना आंसर देना है प्लेंटिफ के प्लेंट के बदले में। जो ये WS का टाइम होता है, जब तेरे पास सम्मन्स गए उसके 30 दिनों के अंदर तेरे को देना होता है। अगर तो 30 दिनों में किसी रीजन से नहीं दे पाया तो कोर्ट इस टाइम को 90 दिन तक लेकर जा सकती है जब सम्मन्स गए तब। इसका मतलब 30 दिन तो थे, प्लस 60 दिन भी एक्सटेंड कर देगी। कब से? तो टोटल हो गए 90 दिन। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्या देखना है हमें? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। 2 तरीके से कैसे आ सकता है? देखो, पहला WS देगा अपना 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स, ठीक है, अभी बताया। सेड पीरियड, इन्होंने सिर्फ ये बोला हम कितना और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 90 दिन। 60 नहीं होगा, रीजन यहाँ पे बोला द सेड पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, कितना लंबा तक लेकर जा सकते हैं, तो 90 दिन तक लेकर जा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स। अगर यहाँ पे कुछ नहीं पता हमें तो हम 90 डेज ही करते हैं, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि सर्विस ऑफ सम्मन से ही बोला गया है। समझ गए? आगे आ जाओ। अब रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है? जो उसने WS फाइल करी, सपोज 1,00,000 का केस था, ठीक है। प्लेंटिफ कहता है कि A कहता है, A ले लेते हैं, A कहता है जो हमारा प्लेंटिफ है 1,00,000 का केस था। B कहता है भाई तुम 1,00,000 की बात कर रहे हो, 60,000 तो मेरे को लेने थे तुमसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? B अपना सेट ऑफ अप्लाई कर देता है कि जी 60,000 तो मेरे को ही लेने थे, तो मैं बचे हुए 40,000 देने को तैयार हूँ। ये हो जाता है हमारा सेट ऑफ माना जाता है, ठीक है। काउंटर क्लेम क्या होता है? A ने मांगा, सपोज A ने बोला यहाँ पे कि मेरे को जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसका मतलब जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि हमें पति पत्नी को साथ में रहना है। बट जो सामने वाली पार्टी है वो इसका काउंटर क्लेम कर देती है, वो कहती है नहीं नहीं हमें कोई रेस्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? डाइवोर्स चाहिए। तो ये हो जाता है एक तरह का काउंटर क्लेम, किसके द्वारा? सामने डिफेंडेंट के द्वारा। ये नॉर्मल एग्जाम्पल दी है, बेसिक। तो रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट क्या क्लेम कर सकता है? भाई दोनों क्लेम कर सकता है, सेट ऑफ भी और काउंटर क्लेम भी। ध्यान रखना, सेट ऑफ जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों के रिगार्डिंग ही हो सकता है, मनी सूट ही चलता है, काउंटर क्लेम ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगले पे आ जाओ। आ गया ये वाला। सेट ऑफ हम क्लेम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मनी सूट की रिकवरी में, पोजेशन में नहीं, किसी भी सूट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनी सूट में। और सेट ऑफ हमें कहाँ दे रखा है? ऑर्डर 8 के रूल 6 में। काउंटर क्लेम कहाँ दे रखा है? रूल 6A में, ऑर्डर 8 के, ठीक है, काउंटर क्लेम। अगले पे आ जाओ।
What the court can do when neither party appears when it is called on for hearing। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। ऑर्डर 9 में सिर्फ हमें ये बता रखी है कि पार्टीज को अपीयर होना है। अगर बेटा जी पार्टीज नहीं आई तो हम तुम्हारा केस खत्म कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। डिफेंडेंट नहीं आया तो हम एक तरफा केस चलाएंगे, मतलब एक्स पार्टे कर देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई दोनों ही पार्टी नहीं आई तो कोर्ट क्या कर देगा, उसको सूट को डिसमिस कर देगा। क्या एक जनरल क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या कोर्ट इस डिसमिसल को सेट असाइड कर सकता है? आंसर इज यस। क्यों? अगर पार्टीज ने अपने रीजनेबल सफिशिएंट कॉज बता दिए कि हम इस रीजन से नहीं आ पाए थे, सिर्फ तभी। ओके, एन एक्स पार्टे डिक्री कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। एक्स पार्टे क्या होता है कि जब डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, और प्लेंटिफ आ रहा है, तो कोर्ट क्या करता है, एक्स पार्टे मतलब सिर्फ अब प्लेंटिफ को सुना जाएगा, अब हम डिफेंडेंट को नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो हम एक्स पार्टे को कब सेट असाइड कर सकते हैं? अब एक्स पार्टे कौन अप्लाई करेगा? डिफेंडेंट, कि जज साहब ऐसे ऐसे हो गया था, प्लीज ऐसे मत करो, एक्स पार्टे डिक्री को प्लीज सेट असाइड कर दो, मेरे को भी सुन लो। तो कब बोल सकता है ये डिफेंडेंट कि जी मेरे को तो सम्मन्स ही सर्व नहीं हुए, मैं क्या करूं, मैं तो आ जाता, मैं तो तैयार था, सम्मन्स तो नहीं आए मेरे पास। प्लस बीइंग प्रिवेंटेड, तो आंसर होगा इसका डी, बीइंग प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज। जी मैं तो आ रहा था, प्लेंटिफ ने जान करके मेरे रास्ते में गुंडे भेज दिए, मैं तो इसलिए नहीं आ पाया, तो कोई ना कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। जी मैं तो आ रहा था, अचानक हॉस्पिटल से फोन आ गया, मेरे को तो वहां भागा भागा जाना पड़ा, तो ही एक्स पार्टे डिक्री को हम सेट असाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ दे रखा है सेट असाइड का? ऑर्डर 9 के रूल 13 में। ठीक है, अ सूट में बी डिसमिस्ड वेयर, सूट हम कहाँ डिसमिस कर सकते हैं? सम्मन्स आर नॉट सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, सम्मन्स ही सर्व नहीं हुए डिफेंडेंट के ऊपर। क्यों नहीं हुए भाई? प्लेंटिफ ही फेल हो गया प्रॉपर स्टेप्स लेने के लिए, कोर्ट फीस जो उसको देनी थी ना वो उसने पे करी, कोई भी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लेंट थी, पोस्टल चार्जेस थे वो नहीं दिए, तो ठीक है भाई सम्मन्स नहीं गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। ये तो ठीक है, अगला पढ़ते हैं। कोई भी पार्टी नहीं आई भाई, अरे जज साहब पागल थोड़ी ना है, हमने प्लेंटिफ को बुलाया, डिफेंडेंट को बुलाया, कोई भी नहीं आ रहा, करो डिसमिस, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। प्लेंटिफ आफ्टर सम्मन्स टू डिफेंडेंट हैज रिटर्न अनसर्व्ड, एक रूल है ये वाला रूल 5 में, जब सम्मन्स अनसर्व्ड आ जाते हैं मतलब सम्मन्स डिफेंडेंट तक नहीं गए और वो वापस आ गए, प्लेंटिफ को जो है 7 दिनों के अंदर अंदर फ्रेश सम्मन्स के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता है डिफेंडेंट को देने के लिए। बट अगर प्लेंटिफ उस चीज में भी फेल हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कोर्ट फर्स्ट हियरिंग पे क्या करता है? अभी हमने बात करी कि पार्टीज आती हैं, तो कोर्ट क्या करता है, पार्टीज को एग्जामिन करता है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट मैं इश्यूज फ्रेम कर दूंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है मैं डायरेक्ट पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन करा दूंगी, नहीं। पहले मैं क्या करती हूँ, पार्टीज को थोड़ा सा एग्जामिन करती हूँ, मैटर जो भी एल्यूसिडेट करने के लिए, मैटर्स जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं उसको थोड़ा देखने के लिए, समझने के लिए मैं पार्टीज को एग्जामिन करती हूँ। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, और ये कहाँ बात कर रखा है, ऑर्डर नंबर 10 में। ठीक है, एनी ऑब्जेक्शन ऑफ इंटेरोगेटरीज मे बी टेकन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज, हमने बोला अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम हुए, अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, इररेलेवेंट है, स्कैंडलस है, नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड, भाई तुमने अच्छी इंटेंशन से नहीं डाला ये क्वेश्चन, तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, तो हम इस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, जजमेंट ऑन एडमिशन, अगर पार्टीज ने कुछ भी एडमिशन कर लिया है और उस एडमिशन के बेस पे अगर जज साहब को कोई भी जजमेंट देनी है तो वो कहाँ दे रखा है, कोई बात नहीं, हम ऑर्डर 12 खोल लेंगे, उसमें हमें रूल 6 बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, ये डायरेक्ट ही था, ये भी डायरेक्ट है। कौन सा ऑर्डर डील करता है प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में? आंसर है ऑर्डर 13, ये भी डायरेक्ट था। अगले पे आ जाओ। सीपीसी में इश्यूज इन अ सूट आर फ्रेम्ड, अगर हमने बोला इश्यूज किस बेस पे फ्रेम होते हैं पार्टीज के, इसने अपनी प्लेंट दे दी, इसने अपनी डब्ल्यूएस दे दी, अब जो कोर्ट है वो किस बेस पे इशू फ्रेम करेंगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, फैक्ट्स पे, मिक्स्ड, ऑल ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑल। क्यों होगा, क्योंकि जब हम ऑर्डर 14 पढ़ेंगे उसमें हमें साफ साफ बोल रखा है कि इश्यूज जो है लॉ पे भी फ्रेम हो सकते हैं और फैक्ट्स पे भी फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि इशू कितने टाइप के होते हैं हमारे, 2 टाइप के। ओके, अगले पे आ जाओ। पर प्रिजन एज डिफाइंड इन ऑर्डर 16A, यहाँ पे साफ बता दिया, इंक्लूड्स, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। प्रिजन क्या है भाई, कोई भी प्लेस जो गवर्नमेंट ने बोली है जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से कि ये जो है आज से हमारी सब्सिडरी जेल मानी जाएगी, वो हो गया हमारा प्रिजन। अगला क्या बोल रहा है,
एनी रिफॉर्मेटरी या बॉस्टल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन सेम नेचर का, रिफॉर्मेटरी मतलब जहाँ पे बंदे को रिफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही, प्रिजन में दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर 17 में हम कहते हैं कि मैक्सिमम एडजर्नमेंट, तारीख पे तारीख जो हम कहते हैं ना, वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, आंसर इज 3। कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 17 में, ठीक है। कौन सा ऑर्डर या रूल है सीपीसी में जो बात करता है कि जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, देखो 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ, एक होता है हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन, एक होता है हमारा री एग्जामिनेशन। तो जो हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ है वो हमेशा एफिडेविट पे होता है सीपीसी में, सिविल केसेस में, और ये हमें कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 18 के रूल 4 सब रूल 1 में, ठीक है। अगले पे आ जाओ। कह रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल कंप्लीट हो गई, जज जो है प्रोनाउंस द जजमेंट, जज ने जजमेंट भी प्रोनाउंस कर दी बट साइन नहीं कर पाया डिक्री को और उसकी ट्रांसफर हो गई। हुआ क्या, जज ने जो है जजमेंट तो प्रोनाउंस कर दी बट साइन नहीं कर पाया डिक्री पे और उसका इतनी देर में ट्रांसफर हो गया। अरे तो क्या हो गया, जो भी नया जज आएगा वो उस चीज को साइन कर देगा, सिंपल। तो क्या बोल रहा है, द डिक्री प्रिपेयर्ड कैन बी साइंड बाय द न्यूली पोस्टेड जज, तो वो नया जज साइन कर देगा, और ये कहाँ दे रखा है हमें, ऑर्डर नंबर 20 में, ओके। अगले पे आ जाओ। अगला बोल रहा है प्रीलिमिनरी डिक्री कैन बी पास इन अ सूट। प्रीलिमिनरी डिक्री मतलब क्या होता है, एक हमने पढ़ा था फाइनल डिक्री होता है और एक होती है प्री। फाइनल मतलब जो कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट्स को क्या कर देता है, डिटरमाइन, बट प्री क्या होता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हुए क्योंकि आगे कुछ प्रोसीडिंग्स बाकी है। तो हम कैन बी पास कौन से सूट में पास कर सकते हैं, पार्टीशन में, पार्टनरशिप में, पोजेशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, या हम इसको कहते हैं मीन प्रॉफिट। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों में क्या पास होती है हमारी, प्रीलिमिनरी डिक्री, ओके। अब इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा जो है हमारे ऑर्डर 20 तक कवर हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। देखो हम सेक्शन वाइज होते हैं, ऑर्डर वाइज होते हैं, जो डायरेक्ट में मिल सकते हैं हम उसको फिर भी ढूंढ सकते हैं, बट थोड़े बहुत चेंज करके आ जाते हैं ना, हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है कि हमें उनका कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आगे के जो ऑर्डर्स हैं 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।